दोस्तों कई बार जब आपके इलाके की और आपके एरिया की कोई खबर होती है तो कहीं ना कहीं आपकी संवेदना भी बढ़ जाती है। आज कुछ ऐसा ही है। ये जो कहानी है, जो क्राइम की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो कहानी मेरे ही एरिया की यानी कि चंडीगढ़ ट्राई सिटी की कहानी है। तो कहानी क्या है ये हम आज जाने के पूरे विस्तार से, और कहीं ना कहीं मेरी संवेदना भी इस कहानी के साथ जुड़ी हुई है। वैसे तो हर कहानी के साथ, जब भी मर्डर होता है, किडनैपिंग होती है, तो हर कहानी के साथ मेरी संवेदना होती है। लेकिन चूंकि ये कहानी जो है मेरे ही एरिया की है और इसलिए इसमें भी मेरी संवेदना कुछ ज़्यादा ही है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की आखिर ये कहानी चंडीगढ़ ट्राई सिटी की है क्या। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूं उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर आज की ये पूरी कहानी है क्या। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी उन सब परिवार के मेंबर्स का जो मुझे हर दिन सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। आप लोग जितना प्यार, जितना अपनापन मुझे दे रहे हैं, मैं सच बताऊँ तो शब्दों में उसका धन्यवाद भी बयान नहीं कर सकती। हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं और उसके बावजूद भी ऐसे लगता है कि परिवार के मेंबर्स हैं और यही परिवार है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ट्रू क्राइम स्टोरी का ये फैमिली है जिसमें हम सब मिलकर इसको और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो तहे दिल से धन्यवाद और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतना मोटिवेशन देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की कहानी क्या है। पंचकुला के थाना मनसा देवी के पास सेक्टर 5 के निकट मजदूरों और कामगारों ने अपने रहने के लिए कच्चे झोपड़ी नुमा मकान बना रखे हैं। 27 अप्रैल 2019 की सुबह 6 बजे इन्हीं झुग्गियों की कुछ महिलाएं जंगल की तरफ गईं तो उन्होंने झाड़ियों के बीच में एक लाश से धुआं उठते देखा। यह देखते ही महिलाएं उल्टे पांव भागती हुई बस्ती में लौट कर आईं। उन्होंने शोर मचाकर यह बात सबको बताई। लाश के जलने की बात सुनकर बस्ती के लोग महिलाओं द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गए। उन्होंने भी वहां पर एक लाश से धुआं उठते देखा। लाश बुरी तरीके से झुलस चुकी थी। इसी दौरान किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया। चंडीगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम ने घटना की सूचना संबंधित थाना मनीमाजरा को भेज दी। थोड़ी देर बाद थाना मनीमाजरा पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने बताया कि जिस जगह पर लाश पड़ी है वह क्षेत्र के पंचकुला इलाके में आता है। मनीमाजरा पुलिस ने यह खबर पंचकुला के थाना मनसा देवी को भेज दी। सूचना मिलने पर थाना मनसा देवी के एसएचओ विजय कुमार अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए और साथ ही उन्होंने घटना की सूचना अपने उच्चाधिकारियों और क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी दे दी। कुछ ही देर में डीसीपी कमलदीप गोयल, एसीपी नूपुर विश्नोई, पंचकुला क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रभारी अमन कुमार फॉरेंसिक टीम सहित मौके पर पहुंच गए। जिस लाश के बारे में सूचना दी गई थी वह मनसा देवी कॉम्प्लेक्स विश्वकर्मा मंदिर की बैक साइड पर थाना मनसा देवी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में पड़ी थी। पुलिस जब वहां पहुंची तब भी शव से धुआं उठ रहा था। इससे पुलिस को अंदाज़ा लगा कि कुछ देर पहले ही इसमें आग लगाई गई थी। वह लाश किसी युवती की थी। पुलिस ने मौके पर देखा तो उसके गले में फंदा लगा हुआ था और युवती को देखते ही पता चल रहा था कि उसके साथ कोई दुष्कर्म किया गया है या दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी वहां से कुछ सबूत जुटाए। झाड़ियों पर पड़ी बोरी भी कब्जे में ले ली गई। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि युवती की किसी अन्य जगह पर गला घोंटकर हत्या करने के बाद ही शव को यहाँ ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। झाड़ियों के पास कच्चे रास्ते पर किसी दोपहिया वाहन के टायरों के निशान भी मिले। ऐसा लगता था कि युवती का शव किसी वाहन से यहाँ लाया गया होगा। पुलिस को लगा जब हत्यारे शव लाए होंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद तो जरूर हुए होंगे। युवती के शरीर पर घाव के कई निशान भी मिले।
बहरहाल मनसा देवी थाना पुलिस ने घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंची पीसीआर में तैनात हेड कांस्टेबल सतीश की सूचना पर हत्या और लाश को ठिकाने लगाने की रिपोर्ट दर्ज कर ली। शव को सेक्टर 6 जनरल अस्पताल की मॉर्चरी में 72 घंटों के लिए सुरक्षित रखवा दिया। लाश इतनी बुरे तरीके से जल चुकी थी कि उसकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल था और पुलिस के सामने पहला अहम काम यही था कि शव की शिनाख्त कराना और उसके बाद ही हत्यारों तक पहुंचा जा सकता था। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। चंडीगढ़ पुलिस से भी घटनास्थल के रास्ते की तरफ आने वाले क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों को चेक करने की सहायता मांगी। इस काम में CIA सेक्टर 19 क्राइम ब्रांच और कई थानों की टीमें लगी हुई थी। मृतका के फोटो भी सभी थानों में भिजवा दिए गए और पिछले माह लापता हुई 20 से 30 साल की युवतियों के रिकॉर्ड भी खंगाले गए और इसके अलावा अधजले शव की पहचान के लिए DCP कमलदीप गोयल के आदेश पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की पुलिस को भी सूचना दे दी गई। CIA इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने CCTV कैमरे में दिखने वाली एक कार के चालक को हिरासत में लिया, लेकिन लंबी पूछताछ के बाद उससे हत्या के संबंध में कोई क्लू नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया गया। वहीं थाना मनसा देवी थाना पुलिस ने भी इस मामले में कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की, पर कोई नतीजा नहीं निकला और पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही थी। कार चालक को CIA ने भले ही छोड़ दिया था, लेकिन उसे क्लीन चिट नहीं दी थी क्योंकि उसकी काले रंग की ऑल्टो कार की लोकेशन IT पार्क से मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के बीच रात से 3 बजे के बीच ट्रेस की गई थी। पुलिस ने मृतका की शिनाख्त के लिए गली गली में उसके पोस्टर लगवा दिए। इसके अलावा विभिन्न अखबारों, लोकल TV चैनलों पर भी उसकी फ़ोटो दिखाई गई और इसका नतीजा यह निकला कि लाश मिलने के 2 दिन बाद अखबार से खबर पढ़कर इंदिरा कॉलोनी निवासी लल्लन प्रसाद थाना मनसा देवी पहुंच गए। उसने SHO अनिल कुमार से कहा कि साहब, अखबार में जो अजली लाश बरामद होने की खबर छपी है वह लाश मेरी बेटी गुरप्रीत की है। लल्लन की बात सुनकर SHO ने उससे पूछा, आपको किसी पर शक है? हाँ साहब, मुझे शक नहीं, विश्वास है कि यह काम मेरी बेटी के प्रेमी ने किया होगा। लल्लन ने फूट फूट कर रोते हुए यह बात पुलिस को बताई। लल्लन ने बताया कि उसकी बेटी गुरप्रीत 9वीं कक्षा में पढ़ती थी और उसका प्रेम प्रसंग इंदिरा कॉलोनी के ही रहने वाले एक लड़के से चल रहा था। वह लड़का दूसरी बिरादरी का है और इसीलिए हमने अपनी बेटी को समझाया और जब वह नहीं मानी तो हमने 2 महीने पहले ही उसकी मंगनी अपनी रिश्तेदारी के एक लड़के के साथ कर दी थी। वह 23 मार्च 2019 को सुबह 8 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक नहीं लौटी और हमने भी इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि गुरप्रीत इससे पहले भी अपने प्रेमी के साथ घर से चोरी छिपे कई बार जा चुकी थी, लेकिन 1-2 दिन बाद वह अपने घर वापस लौट आती थी। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार भी वह 1-2 दिन में लौट आएगी और इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब 2 दिन तक वह घर नहीं लौटी तो हमने पहले तो रिश्तेदारी में बेटी की तलाश की, लेकिन जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चला तो चंडीगढ़ के मानी माजरा थाने में उसकी गुमशुदगी की सूचना दर्ज करवा दी। वह तो नहीं मिली, लेकिन इस बार उसकी मौत की खबर जरूर मिल गई। हालांकि पहले तो पुलिस ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब युवती की फ़ोटो CIA प्रभारी के पास पहुंची तो वह भी दंग रह गए। उन्होंने तुरंत वह फ़ोटो मनसा देवी थाना प्रभारी को भेजी और दावा करने वाले व्यक्ति को SHO विजय कुमार के पास भेज दिया। विजय कुमार ने उसे मॉर्चरी में रखी हुई झुलसी लाश की पहचानने के लिए अस्पताल चलने को कहा। इस पर लल्लन अपनी पत्नी प्रभा के साथ अस्पताल पहुंच गया। दोनों को मॉर्चरी में रखी लाश दिखाई गई तो लल्लन प्रसाद और उसकी पत्नी प्रभा ने लाश को पहचानकर उसकी शिनाख्त अपनी बेटी गुरप्रीत के रूप में की। अखबारों से मिली जानकारी के बाद उसी दिन अधजले शव की पहचान के लिए अस्पताल में 60 से अधिक लोग पहुंचे, जिसमें ट्राई सिटी के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि जगहों के लोग भी शामिल थे, जिनकी बेटियां, पत्नियां पिछले कुछ महीनों से लापता थी, लेकिन शव की शिनाख्त उनमें से किसी ने भी नहीं की।
30 अप्रैल 2019 को डॉक्टरों के पैनल ने लाश का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि मृतका की हत्या गला घोंटकर की गई है और उसके पेट में चाकू से वार भी किए गए हैं। महिला 5 माह की गर्भवती थी और अंत में कागजी कार्रवाई करने के बाद उसकी लाश लल्लन के हवाले कर दी गई। उसी दिन उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लाश की शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस को अब लल्लन की बेटी के हत्यारों और हत्या के कारणों का पता लगाना था। इससे पहले कि इस मामले में पुलिस आगे कुछ करती, अगले दिन दिनांक 30 अप्रैल को कहानी में एक नया मोड़ आ गया। इस ट्विस्ट से पंचकुला पुलिस भी आश्चर्यचकित रह गई। लल्लन अपनी जिस बेटी गुरप्रीत का अंतिम संस्कार कर चुका था, वही गुरप्रीत अपने गायब होने के करीब 38 घंटे बाद 30 अप्रैल को रात करीब 9 बजे आईटी थाने में अचानक पहुंच गई। उसने पुलिस को बताया कि मैं जिंदा हूं, मेरे प्रेमी को बेवजह मेरी हत्या के आरोप में फंसाया जा रहा है। इसमें मेरे पिता की कोई चाल हो सकती है। गुरप्रीत ने बताया कि वह जहां भी गई थी अपनी मर्जी से गई थी। जब उसने समाचार पत्रों में अपनी हत्या की खबर पढ़ी तो वह हैरान रह गई और इसीलिए सच्चाई बताने के लिए वह सीधे थाने चली आई। आईटी थाना प्रभारी लखबीर सिंह ने इस बात की सूचना एसएचओ मनसा देवी को देने के बाद देर रात तक गुरप्रीत से पूछताछ की और अगले दिन यानी 1 मई को उसका मेडिकल करवाने के बाद उसे सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके इकबालिया बयान दर्ज करवाया। एसएचओ मनसा देवी विजय कुमार ने जब लल्लन और उसकी पत्नी प्रभा को थाने बुलाकर इस बारे में पूछा तो वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा, साहब, आपने लाश और उसके जो फोटो हमें दिखाए थे, उसके नाक और कान मेरी बेटी से बिल्कुल मिलते थे और इसीलिए हमने उसे अपनी बेटी की लाश समझा। लल्लन तो इतनी बात कहकर बच निकला, पर पंचकुला पुलिस को इस मामले से बचना इतना आसान नहीं था। उसकी खिल्ली उड़ रही थी। बहरहाल गुरप्रीत के लौट कर आने से लल्लन और चंडीगढ़ पुलिस ने तो चैन की सांस ली, पर पंचकुला पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई थी। लल्लन के गलत शिनाख्त करने के बाद पुलिस ने मृतका को गुरप्रीत मानकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया था। आस लगाए बैठी थी कि लाश की शिनाख्त हो गई है और उसके हत्यारों को जल्द ही पकड़ लेंगे, पर नए हालात में पुलिस के हाथ फिर से खाली थे। पुलिस एक अंधेरी गलियों में घुस चुकी थी, जहां से जल्दी निकलना उनके लिए आसान नहीं था। ना तो पुलिस के पास मृतका के बारे में कोई जानकारी थी और न हत्यारों का कोई सुराग। कुल मिलाकर पुलिस को इस ब्लाइंड केस को सुलझाने के लिए नए सिरे से तहकीकात करनी थी, क्योंकि मृतका गर्भवती थी और इसलिए पुलिस अब इसे ऑनर किलिंग के एंगल से भी देख रही थी। दूसरी ओर लल्लन की बेटी के वापस आने से उसके तथाकथित प्रेमी की मां ताज ने अपने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के साथ थाने जाकर हंगामा खड़ा कर दिया और थाने में बैठे लल्लन और उसकी पत्नी प्रभा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मैं कहती थी ना कि मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। वह गुरप्रीत से सच्ची मोहब्बत करता है और उसकी हत्या नहीं कर सकता। लल्लन और उसके परिवार ने पुरानी रंजिश निकालने के लिए मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की। अब थाना मनसा देवी पुलिस इसकी जांच करने में जुट गई कि आखिर वह युवती कौन थी जिसका अंतिम संस्कार लल्लन ने अपनी बेटी गुरप्रीत जानकर किया। थोड़ी कोशिश के बाद मनसा देवी पुलिस को मृतका के बारे में एक छोटी सी जानकारी मिली। पता चला कि वह लाश सूरजपुर की रहने वाली किसी युवती की थी। पुलिस जब सूरजपुर पहुंची तो वहां मृतका का पिता ऋषिपाल मिला। मनसा देवी पुलिस ने ऋषिपाल से बात की तो उसने बताया कि उसकी बेटी आरती 26 अप्रैल की रात से लापता है। उसने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करा दी है। इस बार पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पुलिस ने युवती की झुलसी हुई लाश के जो सैंपल सुरक्षित रखे हुए थे उनसे ऋषिपाल का डीएनए मैच करवा कर देखा तो वह मैच हो गया। इससे इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि मृतका ऋषिपाल की ही बेटी थी। अब इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि वह अधजला शव ऋषिपाल की 28 वर्षीय बेटी सुनीता उर्फ आरती का था। सुनीता शादीशुदा महिला थी। उसकी 11 साल की एक बेटी भी है। सुनीता की शादी लगभग 12 साल पहले हुई थी। पिछले 3-4 सालों से उसकी अपने पति से अनबन चल रही थी, जिस कारण वह अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ सूरजपुर में ही रह रही थी। पुलिस ने मृतका के परिजनों से उसका मोबाइल नंबर लेकर उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवा कर जाँच की
उसमें एक ऐसा नंबर हाथ लगा जिससे मृतका की घंटों बातें हुआ करती थी। वह नंबर चेक डाउन करने के बाद पता लगा कि वह 26 वर्षीय आनंद नाम के युवक का था। पुलिस ने आनंद के नंबर की जांच की तो 27 अप्रैल 2019 को उसके फ़ोन की लोकेशन भी उसी जगह पर मिली जहां सुनीता उर्फ आरती की झुलसी हुई लाश मिली थी। सारे सबूत मिल जाने के बाद 3 मई 2019 को CIA इंचार्ज इंस्पेक्टर अमन कुमार ने अपनी टीम के साथ मनी माजरा पीपली से आनंद और उसके छोटे भाई आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आनंद ने बिना कोई नौटंकी किए अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने ही सुनीता उर्फ आरती की हत्या की थी, क्योंकि वह उसे शादी करने के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। हालांकि बाद में ब्लैकमेल वाली बात झूठी साबित हुई थी। बहरहाल उसी दिन DSP कमल गोयल ने प्रेस वार्ता कर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। अगले दिन आनंद और आज़ाद को अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। रिमांड के दौरान की गई विस्तृत पूछताछ में इस हत्याकांड की जो कहानी सामने निकल कर आई वो कुछ इस प्रकार है। जिस प्रकार मृतका सुनीता उर्फ आरती का अपने पति से विवाद चल रहा था और वह अपनी बेटी के साथ अपने भाई के घर अकेली रह रही थी, ठीक उसी तरह से आनंद भी अपनी पत्नी के साथ विवाद के चलते अकेला अपने माँ बाप के साथ रहता था। आज से लगभग 9 महीने पहले सुनीता अपनी भाभी के साथ किसी शादी में जाने के लिए लहंगा खरीदने सेक्टर 19 के मार्केट स्थित एक शोरूम में पहुंची थी और आनंद भी उसी शोरूम पर काम करता था। यहीं से दोनों की पहली मुलाकात हुई और पहली नज़र में ही दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। दोनों ने अपने अपने फ़ोन नंबर एक दूसरे को दे दिए और अक्सर रात को फ़ोन पर घंटों बातें किया करते थे। अकेले रहने के कारण दोनों देह सुख पाने को तड़प रहे थे, सो इसके बाद दोनों के बीच संबंध बन गए। पहले तो दोनों बाहर कहीं होटल आदि में मिलकर अपनी प्यास बुझाया करते थे, लेकिन बाद में मृतका आनंद के घर पीपली टाउन जाने लगी। वैसे इन दोनों के संबंधों का दोनों के घर वालों को पता था। इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों खुश भी थे और आपस में शादी भी कर लेना चाहते थे। एक दिन अचानक सुनीता को पता चला कि वह गर्भवती हो गई है और उसने यह बात आनंद को बताते हुए कहा कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है और अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। आनंद को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने बात टालते हुए कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। सुनीता को उसका रूखा व्यवहार अच्छा नहीं लगा। कहाँ तो उसने सोचा था कि बच्चे वाली बात सुनकर आनंद खुश हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो बात उल्टी ही निकली। बच्चे की बात को लेकर दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया। आरती जब भी आनंद से शादी की बात करती तो वह टाल देता और इसी तरह तनाव भरे माहौल में समय बीतता गया और आरती के पेट में पल रहा बच्चा 5 माह का हो चुका था। अब तो आरती के शरीर में भी परिवर्तन आने लगा था। दूसरी ओर आनंद शादी से साफ इनकार करने लगा था। दरअसल आनंद शुरू से ही शादी वादी के लिए तैयार नहीं था। वह बस मुफ्त में मज़े लेने के पक्ष में था। उसका कहना था कि हम दोनों केवल अपने शरीर की ज़रूरतें पूरी करते थे, जबकि सुनीता इस मामले में गंभीर हो चुकी थी। आनंद हर समय सुनीता इस बात पर दबाव डालता था कि वह अबॉर्शन करवा दे, इस मुसीबत से छुटकारा पाले। एक दिन तो शादी को लेकर हो रही बहस के दौरान उसने आरती से यहाँ तक कह दिया कि मैं कैसे मान लूँ कि यह जो बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है वह मेरा है। क्या पता मेरे अलावा तुम्हारे साथ किसी और के भी संबंध रहे हो। यह बात आरती को बहुत बुरी लगी। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी नोकझोंक भी हुई। आनंद सुनीता से अपना पीछा छुड़ाने से पहले ही योजना बना चुका था। अब उसे अपनी योजना को अमली जामा पहनाना था। 26 अप्रैल को दोनों की फ़ोन पर शादी वाली बात को लेकर काफ़ी बहस हुई और अंत में आनंद ने उसे रात में 8 बजे घर पर मिलने के लिए बुलाया। जब सुनीता वहां पहुंची तो आनंद के साथ उसका छोटा भाई आज़ाद भी था। आनंद ने फिर से उसे गर्भपात करवाने को कहा, जबकि सुनीता किसी भी कीमत पर गर्भपात कराने के लिए तैयार नहीं थी। वह अपनी बात पर अड़ी रही और इसे लेकर आनंद और सुनीता के बीच झगड़ा हो गया। आनंद ने सुनीता पर अबॉर्शन का दबाव बनाने के लिए गुस्से में आकर कई थप्पड़ मारे। इस पर सुनीता ने गुस्से में आकर
अपना गला अपनी चुन्नी से दबा लिया और जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। तभी दोनों भाइयों ने वह चुन्नी और खींच दी और जिससे उसका गला घुटने से मौत हो गई। उसकी जीभ भी बाहर निकल आई थी और इसके बाद आनंद ने चाकू से पेट और आसपास के हिस्सों में 3 वार किए। हत्या करने के बाद दोनों भाइयों ने सुनीता के शव को जूट की बोरी में डाला और लाश को सुनीता की ही एक्टिवा पर अगले हिस्से में रख लिया। मनी माजरा से चलकर दोनों भाई मनसा देवी थाने क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने सुनीता का शव झाड़ियों में डाल दिया और वहां घुप अंधेरा भी था और जगह भी एकदम सुनसान थी। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने यह जगह ठीक समझी। इसके बाद दोनों भाई मनी माजरा स्थित पेट्रोल पंप पहुंचे, जहां उन्होंने एक्टिवा की टंकी फुल करवाई और वापस लाश के पास पहुंचे। एक्टिवा की टंकी से पेट्रोल निकालकर उन्होंने लाश पर छिड़का और आग लगाकर वहां से अपने घर चले आए। यह बात 26-27 अप्रैल की देर रात की है। हालांकि आरोपियों ने अपनी तरफ से हत्या का कोई सबूत नहीं छोड़ा था, फिर भी पुलिस मोबाइल डिटेल के सहारे दोनों हत्यारोपियों तक पहुंच ही गई। दोनों भाइयों से पूछताछ करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया और जहां से उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड अवधि के दौरान CIA पुलिस ने मृतिका की एक्टिवा और हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया। मामले की तफ्तीश चल रही थी। पुलिस महिला की हत्या के आरोपी आनंद और आज़ाद को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। पुलिस को संदेह है कि इस हत्याकांड में कोई और भी शामिल हो सकता है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और इसके अलावा पुलिस यह भी जांच कर रही है कि 38 दिनों तक गुरप्रीत आखिर कहां और किसके साथ रही थी। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। तो मेरे पास जो सबसे पहले कमेंट आया है वो है सुषमा शाह जी का। और सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है कि आज फिर से मैं फर्स्ट आ गई, पर आज वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। तो सुषमा जी, होता है। और सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप हमेशा इतना इंतज़ार करते हैं। और सच बताऊं तो आप सब लोगों के प्यार और अपनेपन की वजह से ऐसा सच में प्रतीत होता है कि हम सब एक ही परिवार के मेंबर्स हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हम मिले नहीं हैं, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरी बात, वीडियो लंबे होने की वजह सिर्फ ये है कि कई बार फैक्ट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन इतना लंबा चलता है कि वीडियो भी लंबे हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बट मेरी तरफ से नहीं होते हैं। तो तहे दिल से धन्यवाद। इसके अलावा मेरे पास अगला जो कमेंट आया है वो है राहुल खत्री जी का। और उन्होंने स्टोरी को कहा है सो सैड, वेरी नाइस एंड वेरी ट्रू। इट्स सो सैड जब हम क्राइम की स्टोरी सुनते हैं। इसके अलावा उन्होंने कमेंट किया है कि प्रहलादपुर से मेरे यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है। तो राहुल जी, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, कई बार जब हमारे एरिया की स्टोरी होती है, वैसे तो कोई भी क्राइम स्टोरी हो, हमारी संवेदनाएं हमेशा रहती हैं, लेकिन जब हमारे एरिया की स्टोरी होती है तो संवेदना और बढ़ जाती है। मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स को। तहे दिल से धन्यवाद आपका भी। इसके बाद अगला कमेंट है शैलेश तन्ना जी का। शैलेश तन्ना जी ने कमेंट किया है थैंक यू। मुझे नहीं समझ में आया कि किस लिए थैंक यू कहा है, लेकिन मोस्ट वेलकम और थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए। इसके अलावा अगला कमेंट है विमलेश शर्मा जी का। विमलेश शर्मा जी ने कमेंट किया है कि मैम आप कैसे हो। तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आप कैसे हैं विमलेश जी। इसके अलावा उन्होंने कमेंट किया है कि हम आपको रोज़ लाइक करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लाइक करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, और आप सबकी वजह से मैं भी इतना मोटिवेट होकर आप लोगों तक क्राइम की स्टोरीज़ पहुंचा पाती हूं। तो तहे दिल से धन्यवाद आप सब लोगों का। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, सहयोग करते रहें। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।